नमस्कार। MRI नेट का जो 15 जुलाई को एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही वो क्वेश्चन आपको किस बुक से देखने को मिलेंगे उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम सामान्य ज्ञान का पार्ट देखते हैं। पहला सवाल देखेंगे जीके का, पणजी किस राज्य की राजधानी है? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में 15 जुलाई के। तो पणजी किस राज्य की राजधानी है? गोवा। ये क्वेश्चन आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन द्वारा ये जो अभ्यास पेपर सेट है स्टेज फर्स्ट के लिए MRI नेट का, इसमें आपको 57 पेपर देखने को मिलेंगे। इसमें पेपर सेट नंबर 16 है, पेज नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया है तो कौन सा होगा? शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह ही होता है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और ये क्वेश्चन भी आपको जो पेपर सेट है इसके अंदर पेपर सेट नंबर 17 पेज नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फूलों की घाटी पूछा गया है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो कहाँ होगा? उत्तराखंड। ठीक है, इजी सवाल है, उम्मीद करता हूं सभी का ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और ये आपको मिलेगा एसके बुक्स द्वारा, ये जो स्टेज फर्स्ट के लिए MRI नेट के लिए जो एक गाइड तैयार की गई है, इस गाइड के अंदर आपको पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 326 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ये पूछा गया है, तो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और ये क्वेश्चन आपको एसके बुक्स द्वारा जो अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान की जो गाइड है, इस गाइड के अंदर आपको पेज नंबर 71 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल और भूटान को कौन सा राज्य अलग करता है? भारत का राज्य के संदर्भ में पूछा गया है, तो कौन सा राज्य होगा? सिक्किम। सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान की जो सीमा है उसको अलग करता है। ठीक है, इजी सवाल है, सभी का ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो किस फसल के लिए उपयुक्त है? चाय के लिए। चाय की जो फसल है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और ये चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन भी आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 68 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, संतोष ट्रॉफी का संबंध पूछा गया है, तो किससे है? फुटबॉल। फुटबॉल आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो अभ्यास पेपर सेट है 57, इसके अंदर पेपर सेट नंबर 31 पेज नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिरत्न पूछा गया है, तो जैन धर्म आपका इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन में था आपके जैन धर्म, तो जैन धर्म इसमें आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको जो ये गाइड है स्टेज फर्स्ट के लिए, इसमें पेज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर 40 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये पूछा गया है, तो कहाँ हुआ था? बॉम्बे या मुंबई में? मुंबई, उस समय बॉम्बे था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर पेपर सेट नंबर 32 और क्वेश्चन पेज नंबर 93 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? गोवा में। इजी है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और ये क्वेश्चन आपको जो ये गाइड है MRI नेट के लिए, इसके अंदर पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर
331 331 के अंदर आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के संस्थापक पूछा गया है, ये भी रिपीट है, काफी बार आया है आपका एग्जाम में ये, तो A.O. ह्यूम 1885 में, है ना। और ये भी आपको पेपर सेट जो है, इस पेपर सेट वाली बुक के अंदर पेपर सेट नंबर 12 पेज नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दामोदर नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार। कहाँ है, झारखंड से निकलती है ना ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको जो सामान्य ज्ञान की एक गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 104 104 और क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 के अंदर आपको बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की आजादी की जननी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो मैडम बीकाजी कामा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखेंगे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा गया है, ये भी रिपीट है, तो क्या होगा, चेतक। सभी ने ठीक किया होगा। और ये भी आपको अभ्यास पेपर सेट के लिए जो गाइड है, इसके अंदर पेपर सेट नंबर 7 पेज नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घूमर किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, घूमर के बारे में पूछा गया था, तो राजस्थान आपका इसमें राइट आंसर होगा, राजस्थान राज्य, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 175 के अंदर आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा गया है, तो क्या होगा, कैनबरा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको जो अभ्यास पेपर सेट है, इसके अंदर पेपर सेट नंबर 44 पेज नंबर 133 और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुमारी अर्पणा पोपट किस खेल से संबंधित है, तो किससे होगी, बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलती हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको जो अभ्यास पेपर सेट है, इस अभ्यास पेपर सेट के अंदर पेपर सेट नंबर 51 पेज नंबर 155 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नंगा पर्वत पूछा गया है, तो कहाँ है ये, J&K में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हिमालय का ये चोटी है एक। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो ये गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 115 और क्वेश्चन नंबर 170 170 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली के संस्थापक, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, तो क्या होगा, अनंगपाल, तोमर वंश का शासक था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, उम्मीद करता हूं सभी का ठीक हुआ होगा। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछा गया है, तो कौन है, फातिमा बीबी, 1989 में ये बनी थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको आर्मी सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 203 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बिल्कुल एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंकोर वाट मंदिर पूछा गया है, कहाँ स्थित है ये, तो कंबोडिया आपका इसमें राइट आंसर होगा। और ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। और ये आपको अभ्यास पेपर सेट जो है, इसके अंदर पेपर सेट नंबर 5 पेज नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा गया है, तो क्या होगा, न्यूयॉर्क। क्लियर। और ये भी आपको अभ्यास जो पेपर सेट दे रखे हैं आपके लिए, इसमें पेपर सेट नंबर 16 पेज नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बिल्कुल आपको एज इट इज ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
साईं बाबा का समाधि स्थल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या होगा, शिरडी साईं। ठीक है, शिरडी आपका इसमें राइट आंसर होगा। इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस में आपके 19 क्वेश्चन एस के बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया है, मूलधन 12,000 रुपये तथा दर 12% है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आपको बता रखा है, एक फॉर्मूला है खाली, P इंटू टी इंटू आर बटावा 100। T मतलब टाइम, R मतलब दर, P मतलब मूलधन। ठीक है, कितना है, 12,000 रुपये आपको दिए, टाइम आपको कितना दिया, 3 वर्ष, दर दिया आपको 12%। ठीक है, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 12 को 12 से गुणा करते 144, और ये हो गया, ये तो इनका गुणा 3 और बचा हुआ। ठीक है, तो 0 12 1 12 1 13 1 3 1 4 4,320 रुपये ब्याज के हो गए। 4,320 रुपये 12% की दर से 12,000 रुपये के 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, पेज नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पेपर सेट है INET-MR का, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या दिया है, एक आदमी 900 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल निकालो। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटावा समय। ठीक है, तो आपको दूरी कितनी दे रखी है, 900 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है आपको, 18 घंटे। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 18 पंजे 90 है ना, 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सा फॉर्मूला है, चाल का दूरी बटा समय है ना। ये आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 63 पे, क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ, हमारे MRI नेट के पेपर में से आपको ये क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, डिजिट चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है 28। यहाँ दिया आपको 772 भाग 24 गुणा 18 प्लस 172 माइनस का 364 बराबर में क्या आएगा। बोर्ड मास का नियम लगाना है, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको सोल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, तो भाग दे लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद गुणा को सोल्व कर देंगे, उसके बाद प्लस 172 माइनस का 364, इसमें से अपने को इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको देखो, इसको सोल्व कर देता हूँ मैं। तो इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, ये आ गया 4। ठीक है, 6 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। इसको वापस से मैं सोल्व करता हूँ, 4 एकम 4, इधर बचा 2 27, 6 बार में 24 3 32, 8 बार में 8 चौक 32। ठीक है, इंटू 3 प्लस 172 माइनस का 364, इसको वापस से सोल्व करते हैं अपन। 8 तिया 24 1 18 1 8 तिया 24 2 हाथ का 6 3 18 19 20 20 24 के 2 ना 20 के 18 2 20 की 0 3 2 504 प्लस 172 माइनस का 364। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, उसमें से घटा देंगे। ठीक है, 6 7 और 5 5 और 1 6 676 माइनस का 364 और सोल्व करते हैं। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 6 गया 1, 312। ठीक है, 312 आ गया इसका सॉल्यूशन। खाली बस इसको बोर्ड मास के रूल से सोल्व करना, सबसे पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस माइनस, ये अपने को करना है। ये पेज नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 25, कहाँ, हमारे पेपर सेट में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह दिया 12 22 23 28 22 22 21 22 22 35 48 और 12 का बहुलक दिखाना है। बहुलक देखना है अपने को। बहुलक अपन जानते हैं, जिसकी भी इनमें सबसे ज़्यादा रिपीटेशन है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो उसका बहुलक हो जाएगा। तो देखो मेरे को 22 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो बहुलक कितना आ गया इसका 22। ठीक है, क्योंकि 5 टाइम है, बाकी और कोई भी 5 टाइम नहीं है। 12 एक बार है, 23 एक बार, 28 एक बार, 12 2 बार था ना 35, तो सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब बहुलक। ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 134 पे, क्वेश्चन नंबर 12। सेम इस टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ, हमारे पेपर सेट में से। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ क्या दिया, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, x की वैल्यू निकालनी है। द्विघात समीकरण, इसको आप, ये तो ईजी है, बीच वाले का टुकड़ा करके इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो सोल्व नहीं होता ना, b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है ना, तो वो आयोटा में चला जाता है। तो इसको करते हैं माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य पर में से अपन इसको सोल्व करते हैं। इसको तो डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, इसको टुकड़े करते हैं इसके, ऐसे टुकड़े, गुणा करने पे 6 बने, जोड़ने घटाने पे 5 बने। तो इसको लिख देता हूँ मैं, 3x प्लस 2x प्लस 6, दोनों को गुणा करा तो 6x² हो गया, जोड़ा तो 5 हो गया। ठीक है, x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 3, यहाँ पे आप प्लस का 2 कॉमन ले लो,
वापस से x प्लस 3, ठीक है। ये आ गया आपके पास x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0, 0 के बराबर अपन इसको पुट करते हैं, ये 0 के बराबर ही था। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो -2 आ गया, एक आ गया आपके पास x माइनस 3, ठीक है। द्विघात समीकरण 2 रूट आएंगे, एक -2 और एक -3, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 17, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली भी सोल्व करने का श्रीधराचार्य पर में जानते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a, ठीक है। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट, ठीक है। वैसे भी सोल्व कर लो, चाहे कैसे भी, आपके पास आंसर ये आना। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो उसको कितने वर्ष में वह स्वयं का 9 गुना हो जाएगी। अब देखो 9 गुना होने में, 3 गुना से 9 गुना जाने में, इसको अपन जो 9 गुना है ना, इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो अभी बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये 3 गुना है ना, तो इसको ये 9 गुना हो रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 9 गुना में 3 की पावर 2 हो जाएगी, 9 हो जाएगा। इसके कोफिशिएंट में अपने को इसको चेंज करना होता है, जो 3 का 3 है, तो इसका डायरेक्टली अब ये कितने वर्ष में हो जाएगी ना, तो जो टाइम निकालेंगे ना वो क्या आ जाएगा, घात गुणा में जो अपने को दिया हुआ समय, दिया हुआ समय पहले का, 3 वर्ष पहले दे रखे थे, इस जो अपने को जितना गुना करना है ना उसको इसकी पावर में आप तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 था, तो मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया है 9 को, 3 की पावर 2 ना, 3 गुना था। अब जो t आएगा ना नया टाइम, घात मतलब इसकी जो सेम यहाँ दे रखा था ना गुना, उसकी घात जैसे 2 है, 2 गुना दिया हुआ समय कितना था 3, मतलब 6 वर्ष लगेंगे उसको 9 गुना होने में, ठीक है। देखेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, जो समय नया निकालना है बराबर घात गुणा दिया हुआ समय, जितने समय में जितना गुना हो रही है उसका अपने को टाइम निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वर्ष आ जाएगा आंसर डायरेक्टली। ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पेपर सेट में से। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32, वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ये कोई वृत्त है, वृत्त में ये कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, ये वो सेंटर इसका, तो बाह्य बिंदु से चाहे कहीं भी हो इसकी खाली 2 स्पर्श रेखाएं खींचे, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, इस वृत्त पे खाली उस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्पर्श रेखाएं, आप ध्यान रखेंगे बाह्य बिंदु से, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं। इसका आंसर 2 स्पर्श रेखाएं थी। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको मतलब हमारे दूसरी बुक में से मिल जाएगा, बाकी जो पेपर सेट में से उसमें तो आपको नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट आपका 33, इसमें आपको दे रखा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, 15x माइनस 8y इक्वल टू 5। इसका अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए x का कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट, दोनों में से किसी का भी एक कोफिशिएंट आप सेम कर लो, उससे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y की वैल्यू निकल। तो मैं ये काम करता हूँ, इधर 15x है ना, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि इधर 15x बन जाएंगे, और इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 15x माइनस का 9y बराबर 8 दिया 24। ये हो गई पहली क्वेश्चन। ये दूसरी है, सेम ऐसे कैसे लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में था, देखो साहब इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया, पहली शिफ्ट के बाद बता दिया था कि आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो प्लस प्लस से माइनस, मतलब साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस था तो प्लस आ गया, प्लस था तो माइनस आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि बराबर बराबर है। इसमें से माइनस के 9y में से प्लस का 8y ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का y, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस की इक्वल टू यहाँ पे 24 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 19, ठीक है। तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस का 19 है ना, y की वैल्यू आ गई माइनस का 19। तो आप क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसमें ही पुट कर देता हूँ, 5x माइनस 3 गुणा माइनस का 19 इक्वल टू 8, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं, 5x ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 19 38 57, ठीक है, बराबर 8। इसको वापस से अपन सोल्व करते हैं, 5x बराबर 8 माइनस का 57। तो यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा, 49 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5x इक्वल टू 49, किसका बचा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है। तो यहाँ पे यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 49/5, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, दोनों दो ही वैल्यू चाहिए थी अपने को, तो अपन इसको आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू आप
पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाए। देखो इसको चेक भी कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी -49/5, इसमें अपन पुट करते हैं एक बार के लिए, है ना। 5 गुणा माइनस का है 49/5 माइनस का 3 गुणा में माइनस का y की जगह -19 था ना, माइनस ये सब क्या आना चाहिए 8 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 5 से तो 5 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कितना बचा 49, ये बच गया आपके पास 19 38 19 57 प्लस का, ठीक है। तो दोनों को अपन ऐड करते हैं तो यहाँ कितना बचा 8 बच रहा है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 49 और 8 कितने होते हैं, ठीक है। तो 8 आ गया आपके पास, 8 ही आना चाहिए, चाहे इसमें पुट कर दो, यहाँ पे 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ मिला आपको, पेज नंबर 60 पे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, हमारे पेपर सेट में से। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 34, सीधा वैल्यू पूछी हुई, ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, sin 30 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, sin थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ठीक है। ये अपने को यूज करना है। यहाँ पे देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस का sin 30 की 1/2 है तो कोसेक की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 1/ उल्टी हो जाएगी तो ये हो जाएगी 2, ठीक है। 2 एलसीएम लिया 1 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास माइनस का 3/2। ये आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ हमारे पेपर सेट में से। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 35, यहाँ दिया हुआ है किसी वस्तु को 10% की हानि पर 10,800 रुपये में बेचा, उसे कितने रुपए में बेचा जाएगी 20% का लाभ हो। सेम एज इट इज ये का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, खाली डिजिट चेंज थी। तो देखो इसको अपन करते हैं, कोई वस्तु 100% पे अपन मान लेते किसी 10% की हानि पर बेचा, तो 10% की हानि पे बेचा होगा तो मतलब 90% में बेचा होगा, तभी तो 10% की हानि होगी। यहाँ से 90% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी 10,800 रुपये। अब क्या होगा 20% का उसको लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ कब होगा जब 100 की थी तो 120 में बेचेगा तभी तो 20% का लाभ होगा। 90% बराबर ये है तो इसका 120% निकालना है अपने को। 120% बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 10,890 गुणा में 120, बस ये निकालना है। 120% की वैल्यू निकालनी है, 120% की वैल्यू। तो देखो सॉल्व करते हैं, ये गया 3 से इसको डिवाइड करा 3 बार में, ये गया 4 बार में, ठीक है। वापस से इसको कैंसिल आउट कर दें, ये गया आपके 3 बार, एक इधर 18 मतलब 6 बार, 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 0, 6 चौक 24, 2 12 13 और 14, मतलब 14,400 रुपये में अगर वो उस वस्तु को बेचता तो उसको कितना होता 20% का लाभ होता, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर निकालो, एक हानि में एक प्लस में, तो इन दोनों का अंतर है ना इसके बराबर आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी ये सीधा तरीका 90% इसके बराबर है तो 20% तो मतलब 20% का आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 14,400, कहाँ पेज नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 24 आपको मिल जाएगा हमारे पेपर सेट में से। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 36, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। अब देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि अभाज्य संख्या अपने को पता है कि भाई कैसे, एक कोई सीक्वेंस में होती नहीं है, भाई सीक्वेंस में होती तो अपन उसका फॉर्मूला बना लेते, अपने को अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। अब प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम में क्या होती है, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। एक और चीज नोट कर लो, ओनली सम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो भी 2 ही होती है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती 2 के अलावा, ठीक है, एक होती है। और अभाज्य संख्या 1 से कभी भी स्टार्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो अपने को 10 बतानी है तो 2 3 5 7, ये मत करना सीक्वेंस से चल रहा है तो 9 भी कर ले, 9 नहीं होती है अभाज्य संख्या, ध्यान रखना। फिर आ गया 11, फिर आ गया 13, फिर 15 मत कर देना, फिर आ जाएगा आपके पास 17 19, 21 नहीं होती है, 23 के बाद में 24 25 26 27 नहीं होती है, उसके बाद नंबर आता है 29 का। अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। इनका टोटल करके राशियों का औसत का करना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28 31 और 41 और 49 और 68 नहीं सॉरी 49 और 58 और 19 58। देखो अब अपने को ये ऐड करना है 58 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29, इनको अपन ऐड करते हैं, ठीक है। 9 12 21 29 के 2 4 6 7 12 129, ठीक है। तो यहाँ पे राशियों का योग कितना हो गया 129, राशियों की संख्या कितनी है 10 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 12.9, ठीक है। तो ये आपका औसत आ गया। ये आपको कहाँ मिलेगा पेज नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या दिया हुआ है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 72 रुपये, तो 10 पेनों का मूल्य क्या होगा।
सीधा सा क्वेश्चन है ये। खाली दर्जन की वैल्यू आपसे जानना चाहता है कि आपको दर्जन के बारे में पता नहीं है। दर्जन का क्या मतलब होता है? 12 वस्तुएं होती है, ध्यान रखो। एक दर्जन लिख लो, चाहे 12 वस्तुएं लिख लो, ठीक है। 12 वस्तुओं का मूल्य कितना देगा? 72 रुपये। आपसे कितने का पूछा हुआ है? 10 का। तो 10 का निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 72 बटा 12 गुणा में 10, ठीक है। 12×72 मतलब 10 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ? हमारे पेपर सेट में, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आपको कराए मैथ्स के, 12 में से 11 क्वेश्चन आपको हमारे बुक में से देखने मिले। क्वेश्चन है विद्युत का कुचालक है। अब ये जो क्वेश्चन है एसके बुक्स की जो MR INET के लिए बुक है उसमें पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर 198 पर आपको देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर विद्युत का कुचालक रबड़ भी कहेंगे, इसी तरह से सूखी लकड़ी शुद्ध पानी प्योर वाटर या शुद्ध जल, यानी जिसका पीएच मान कितना 7 हो, तो वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो तीनों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये जो भी ऑप्शन है, तीनों ही इसके आंसर है विद्युत का कुचालक, यानी इनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती और इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है भाई, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो दस्ताने किसके? रबड़ के बनाए होते हैं, जिस कारण उनको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता। तो इसका आंसर इन्हीं में से कोई सा एक ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? अब ये जो क्वेश्चन है एसके बुक्स की जो MR INET के फर्स्ट स्टेज के लिए बुक है उसमें पेज नंबर 3 पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग समझाया जाता है, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है कि कोई भी दो वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में, उनके बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये, जैसे ऑप्शन में सूत्र दे रखा होगा G×M1M2/r², या फिर सीधा सा कहेंगे कि ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो वो भी आंसर होता है कि जैसे कोई भी दो वस्तुएं हैं M1 और M2, इनके केंद्र से दूरी होती है, इनके बीच में केंद्र बिंदु से r डिस्टेंस, तो इनके बीच में एक बल लगता है और वो बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा कि ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि जो दूरी है इन दोनों वस्तुओं के बीच, यदि उसको हम कम करेंगे तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा, और यदि बढ़ाएंगे तो इनके बीच लगने वाला बल घट जाएगा। जैसे हम कहेंगे इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया गया, पहले की अपेक्षा दूरी आधा हो जाती है, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना? उनके बीच लगने वाला बल यहाँ पर हम r की जगह r/2 रखेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाता है? पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाता है। कैसे भाई? जैसे यहाँ पर हमने r/2 रखा और फिर उसका स्क्वायर किया तो r² और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाता है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो यानी 4 टाइम हो जाता है। या फिर आप ध्यान रखोगे दूरी को जैसे भी चेंज करें उसका स्क्वायर कर दो और फिर संख्या को पलट दो। पलटने का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो यानी 4 गुना हो जाता है। यदि दूरी को बढ़ाता है, जैसे हम कहेंगे दूरी दुगुना करता है, तो 2 का स्क्वायर करो 4 और फिर उस संख्या को पलट दो, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो यानी फिर उस बल का मान कितना? 1/4 हो जाता है। और यदि कहता है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को भी दुगुना कर देंगे और उनके बीच की दूरी को भी दुगुना कर देते हैं, तो उनके बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? यदि दूरी को दुगुना करेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? 1/4 हो रहा है, तो यानी कि पहले की अपेक्षा 1/4, और दोनों के द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो 2 गुना 2, तो यानी 4 ऊपर 4 नीचे, 4 से 4 खत्म, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर तो इसका था कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मलेरिया कैसा रोग है? अब ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स की MR INET के लिए बुक है फर्स्ट स्टेज के लिए, उसमें पेज नंबर 16 पर देखने को मिलेगा। वहां पर जो रोग हैं, रोगों के बारे में बताया गया है। तो जो मलेरिया है वो किस प्रकार का रोग होता है भाई? ये परजीवी रोग होता है, परजीवी, इंग्लिश में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्रोटोजोआ से ध्यान रखोगे। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि ये जो रोग है इसमें वाहक क्या होता है या किसके द्वारा फैलता है ये? तो मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है भाई। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अंग कौन सा इस पर प्रभावित होता है? तो अंग में याद रखोगे आरबीसी, आरबीसी या तिल्ली भी कह देते हैं, वो इसे प्रभावित होता है। और लक्षण क्या होंगे? यानी कि सर्दी के साथ बुखार होता है, ठंड के साथ बुखार बन जाता है। तो ये मलेरिया से संबंधित था। आंसर था इसका परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक है। अब ये क्वेश्चन भी एस के बुक्स का जो MR INET के लिए अभ्यास पेपर सेट है उसमें पेपर सेट 4 पर पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 है भाई। तो वहां पर बल का मात्रक पूछा गया है। तो बल का मात्रक होगा न्यूटन। आंसर है इसका न्यूटन, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। अब इसका दूसरा मात्रक भी ध्यान रखेंगे हम MKS पद्धति के अनुसार। MKS पद्धति में यदि इसका मात्रक हम बनाएंगे तो यानी कि जो F है वो क्या होगा? M इंटू A होता है। यहाँ पर M मास है तो मास को किलोग्राम में, A एक्सेलरेशन त्वरण है तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का दूसरा मात्रक ध्यान रखेंगे। अच्छा, सीजीएस में बनाएंगे तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और न्यूटन का सीजीएस बनाएंगे, ये न्यूटन एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग। तो सीजीएस बनाएंगे तो इसका डायन याद रखेंगे। और याद रखना है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होता है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर तो था न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में ध्वनि की चाल होती है। अब ये क्वेश्चन भी जो एस के बुक्स की MR INET के लिए बुक है उसमें पेज नंबर 7 पर दिखाया गया है ध्वनि वाले टॉपिक में कि जो ध्वनि है उसकी गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है भी, मीडियम की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ठोस में तो सबसे अधिक होगी और उससे कम द्रव में और उससे कम गैसीय में। निर्वात में मीडियम नहीं है, निर्वात इंग्लिश में वैक्यूम होता है, यानी जहां पर हवा नहीं होती। तो निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है भाई, 0 होता है। तो इसका आंसर होगा 0 कि निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता। इसी तरह जो प्रकाश का वेग है उसका जो गति है वो इससे विपरीत होगी। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम, उससे कम गैसीय में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट याद रखना है इसमें, जो ध्वनि की तीव्रता है किस में मापी जाती है? इंटेंसिटी, वो डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल, शॉर्ट फॉर्म में डीबी कहेंगे, डेसिबल। और शुष्क वायु या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर कह देता है ध्वनि का वेग कितना होता है वायु में। शुष्क वायु या 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग तो याद रखोगे 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि जो ध्वनि का वेग है वो तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी तापमान बढ़ाने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग कितना? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। लेकिन दाब को बढ़ाने पर ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिए गए तापमान पर। यदि तापमान कांस्टेंट है, दाब को बढ़ा रहे हो तो ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेनॉल का रासायनिक सूत्र है।
अब ये भी क्वेश्चन जो एस के बुक्स की MR INET के लिए बुक है, उसमें पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 388 है। वहां पर शराब का सूत्र पूछा गया है, अल्कोहल या इथेनॉल का। तो ऑप्शन में मेथेनॉल डाल रखा है, तो वहां से इसका सूत्र बताया जाता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मिथेनॉल यानी कि इसका सूत्र CH3OH होगा। जो मीथ है, मीथ के लिए कार्बन 1 लेके चलते हैं भाई, जैसे कार्बन की संख्या वहां पर n बराबर 1 लेंगे। जो अल्कोहल होता है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH होता है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। इनके अकॉर्डिंग कार्बन की संख्या लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की संख्या ली जाती है। तो यहाँ पर n का मान 1 रखता हूं मैं, n1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी CH3OH, जो मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। और इसको जहरीली शराब भी कहा जाता है, जहरीली शराब। यदि अकेला शराब कहता है या फिर इथेनॉल कहता है, इथेनॉल या एथेनॉल कह दे, तो ईथ कार्बन 2 होते हैं ईथ में, तो उसके लिए यहाँ पर हम n का मान 2 रखेंगे और उसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? C2H5OH, OH फंक्शनल ग्रुप है जो इसके साथ लगेगा, तो ये किसका? इथेनॉल का हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर तो क्या था? CH3OH, जो मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड द्वारा गोलाकार पथ पर एक चक्कर लगाने पर किया गया कार्य होगा। अब ये क्वेश्चन भी एस के बुक्स की जो MR INET के लिए बुक है, उसमें पेज नंबर 4 पर दिखाया गया है, कार्य शक्ति ऊर्जा वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर कार्य की बात करेंगे हम, कार्य W, उसका सूत्र होता है F.S cos थीटा। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और एंगल है उनके बीच में। इन तीनों में से यदि कोई सी भी एक क्वांटिटी 0 है तो फिर वर्क कितना? 0 हो जाता है अभी। तो कह रहा है कि किसी पिंड द्वारा गोलाकार पथ का एक चक्कर लगाने में, जैसे कोई भी मेरे पास गोलाकार पथ है, यहाँ से चला और वापस मैं इसी बिंदु पर आ रहा हूं, तो यानी जो विस्थापन है वो क्या होगा? 0। तो यहाँ पर बल भी कितना भी हो, एंगल कितना ही बने, यदि S 0 है तो W का मान 0 हो जाता है, वर्क। तो इसका आंसर होगा 0, 0 वर्क होगा भी। और कार्य का मात्रक ध्यान रखेंगे, जूल होता है। दूसरा मात्रक यहाँ से MKS में बनाएंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, तो बल का तो न्यूटन और S विस्थापन है, दूरी है तो दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर। CGS सिस्टम में कहेंगे तो जूल का तो अर्ग याद रखेंगे, अर्ग। इसी तरह से इसका बनाएंगे तो डायन सेंटीमीटर, डायन सेंटीमीटर। और हमें जूल और अर्ग में रिलेशन भी याद रखना है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आंसर था इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों की गति का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा केपलर ने। केपलर ने घरों की गति के बारे में 3 नियम दिए थे, याद रखेंगे। आंसर होगा इसका केपलर। तो पहले नियम के अकॉर्डिंग कहा था इन्होंने, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं भाई। दूसरा नियम कहा था इन्होंने, ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल के अंतराल से खिसकती है। तो दूसरे नियम के अनुसार इसका एरिया या क्षेत्रीय नियम भी कहलाता है, या क्षेत्रफल नियम भी कहलाता है ये। तीसरे नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जो ग्रहों का आवर्तकाल है, समय है, टाइम पीरियड है, उसका स्क्वायर किसके अनुपाती? r³ के अनुपाती होता है अभी। r³ क्या है? r दूरी होती है सेमी मेजर एक्सिस की, तो उसकी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? उसका जो आवर्तकाल का वर्ग है। तो ये 3 नियम दिए थे केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में, तो आंसर होगा केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग को 4 गुना करने पर तरंग दैर्ध्य कितना होगा? अब ये क्वेश्चन भी एस के बुक्स के लिए जो MR INET के लिए बुक बनाई गई है, उसमें पेज नंबर 6 पर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर जो तरंग का वेग है, तरंग के वेग के बारे में बताया गया है कि भी तरंग का वेग क्या होता है। तो तरंग का वेग होता है आवर्ती गुना में तरंग दैर्ध्य।
यानी इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू एफ क्रॉस लैम्डा। तो यहाँ पर वेग को बढ़ा रहा है और फिर तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो यानी जो वेलोसिटी है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के समानुपाती है। तो वेलोसिटी को कितना किया, 4 टाइम कर रहे हैं, और वेलोसिटी को 4 टाइम कर रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य भी कितनी 4 टाइम्स हो जाती है, अभी पहले की अपेक्षा कितनी 4 गुना हो जाती है। तो इसका आंसर था 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब ये क्वेश्चन भी एस के बुक्स की जो MR-INET के लिए बुक है उसमें पेज नंबर 12 पर देखने को मिलेगा। अब पेज नंबर 12 पर तत्वों की संयोजकता के बारे में बताया गया है कि भाई तत्वों की संयोजकता क्या होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उनकी सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी संयोजकता ज्ञात की जाती है। तो जैसे कार्बन 6 नंबर पे है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 लिखेंगे तो इसकी वैलेंसी संयोजकता कितनी 4 होगी। 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यानी इसके सबसे बाहर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, आंसर होगा 4 4। संयोजकता के बारे में ध्यान रखोगे, धातुओं की संयोजकता धनात्मक होगी और अधातुओं की संयोजकता ऋणात्मक होती है। क्या होती है संयोजकता, बाहर वाली कक्षा में वे इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेते हो, आदान प्रदान का काम करते हो, शेयरिंग का काम करते हो, उस परमाणु की संयोजकता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्गन का प्रतीक चिन्ह क्या है। अब ये क्वेश्चन भी एस के बुक्स की जो MR-INET बुक है उसमें पेज नंबर 12 पर देखने को मिलेगा। जो संयोजकता वाला टॉपिक है उसमें जैसे आर्गन के बारे में बताया गया है कि भाई आर्गन की संयोजकता क्या है, तो वहां पर इसका जिक्र किया जाता है कि भाई आर्गन का संकेत AR है, और यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक भी बताया जाता है कि 18 नंबर पे है, और इसका परमाणु भार 40 होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी, घटाने पर 22 आते हैं, तो न्यूट्रॉन 22 होता है। और जो आर्गन है वो नोबल गैस होती है भाई, नोबल गैस, जिसको निष्क्रिय अक्रिय गैस भी कहा जाता है। और जितने भी नोबल गैस हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, वैलेंसी उनकी 0 होती है, 0 होती है। इसीलिए इनके वर्ग का दूसरा नाम 0 वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन देते ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते, यानी किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करते, उस वजह से इनकी वैलेंसी क्या होगी 0 होती है। तो यहाँ पर आंसर था AR, आर्गन का संकेत प्रतीक AR होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्लान वेग कितना है। अब ये क्वेश्चन भी एस की बुक्स की जो MR-INET के लिए बुक है उसमें पेज नंबर 3 पर दिखाया गया है। वहां पर प्लान वेग के बारे में बताया गया है। प्लान वेग एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है इंग्लिश में, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, किसी भी ग्रह से किसी वस्तु को न्यूनतम वेग देने पर यदि वो वस्तु वहां के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए, यानी वहां पर वापस ना आए, तो वह न्यूनतम वेग क्या कहलाता है, वहां का प्लान वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। प्लान से नाम से पता लग रहा है, प्लान कर जाना यानी वहां से भाग जाना, वापस ना आना। तो इसका सूत्र होता है एस्केप वेलोसिटी का VE बराबर √2gr, या फिर कह सकता हूं 2gm/r का रूट। तो यदि चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा का जी का मान रखेंगे, चंद्रमा की त्रिज्या रखेंगे, तो वहां पर इसका मान कितना आता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर अप्रोक्सीमेट इसको कहूँगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, इन दोनों में कोई सा भी एक ऑप्शन या इनके नजदीक वाला मिल सकता है। इसी तरह से यदि पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी का प्लान वेग क्या है, तो पृथ्वी का जी का मान रखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाता है। किलोमीटर प्रति सेकंड याद रखेंगे भाई, ऑप्शन में मीटर मिल जाता है, मीटर वाला नहीं ले रहा, किलोमीटर प्रति सेकंड के अनुसार कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है। अब ये क्वेश्चन जो वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वापातन है, उन्हीं से लिया गया है। तो इसमें क्या है, गैस से सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाता है भाई, निक्षेपण, गैस से ठोस में बदलना। और यदि मैं कहूं ठोस से
सीधा गैसीय में बदलना, इसे उल्टा कहूंगा कि भाई ठोस से सीधा गैसीय में बदलना क्या कहलाता है, तो ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन या उदात्तीकरण भी कह सकते हैं इसको, उदात्तीकरण। इसी तरह से ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना वो कहलाता है गलन या पिघलना। गलन भी कह सकते हैं या पिघलना भी कह सकते हैं। इसी तरह द्रव से ठोस में पूछ रहा है तो जमना याद रखोगे, जमना। और यदि द्रव से गैस में पूछ रहा है, द्रव से गैस, तो वो होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन। इसी तरह गैस से द्रव में पूछता है तो वो होता है संघनन, संघनन, कंडेंसेशन होता है। तो इसका आंसर था निक्षेपण। तो इस तरह से हमने ये साइंस के 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इनमें से 13 में से जो 11 क्वेश्चन है वो एस के बुक्स में एज इट इज आपको देखने को मिले हैं। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कितने क्वेश्चन आपको एस के बुक से देखने को मिले हैं। जीके की बात करें हम तो जीके में 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से 19 क्वेश्चन आपको एस के बुक से देखने को मिलेंगे। साइंस की बात करें तो साइंस में 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और उनमें से 11 क्वेश्चन आपको एस के बुक से देखने को मिलेंगे। मैथ की बात करें हम तो मैथ में 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से 11 क्वेश्चन आपको एस के बुक से देखने को मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 41 क्वेश्चन आपको एस के बुक से देखने को मिलेंगे। परसेंटेज रेशो की बात करें हम तो 82% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एस के बुक से देखने को मिलेंगे। चलिए एक नज़र डाल लेते कौन कौन सी वो बुक्स हैं जिनसे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीनों बुक्स एस के बुक्स द्वारा जारी की गई हैं। पहले की बात करें हम तो ये भारतीय नौसेना अग्निवीर MRINET स्टेज फर्स्ट के लिए ये गाइड है। ठीक है, पहले जो भर्ती थी वो पहले एक ही चरण में आयोजित करवाई जाती थी, लेकिन इस बार से ये 2 स्टेजेस में हो रही है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में। ये जो गाइड आप देख रहे हैं ये स्टेज फर्स्ट के लिए स्पेशल तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको सिलेबस के अनुसार आपका मैटर उपलब्ध करवा रखा है, जिसमें आपका सिलेबस जो होता है वो मैथ की बात करें साइंस जिसके दोनों के मिला के 25 क्वेश्चन होते हैं और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। इसमें आपके लिए 4 मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवा रखे हैं, जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और कभी सभी क्वेश्चंस का आपको इसमें सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसमें जो MR के अलावा जो सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चंस का भी इसमें समावेश किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये अभ्यास पेपर सेट है जो स्टेज फर्स्ट के लिए ही है। इसमें आपको 57 पेपर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एग्जाम से पहले अगर आप 57 पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। साथ ही बात करें अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान के लिए ये जो गाइड है ये सभी के लिए है, जिसमें GD, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल, नर्सिंग, वेटनरी, ट्रेड्समैन, महिला पुलिस, TA आर्मी, यानी कि जो भी आपका जो सामान्य ज्ञान का जो पार्ट होता है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है ये। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या देखने को मिलेगी और आर्मी को जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का भी इसमें समावेश किया गया है। ये तीनों बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।